Unit 2 Relations of Partners. Let me start the revision. पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज डीड में डिसाइड किए जाते हैं। जब डीड साइलेंट है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। सबसे पहले राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में पहला राइट है टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हर एक पार्टनर है वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। कई बार बिजनेस में एक पार्टनर को अकाउंटिंग, दूसरे को परचेज, तीसरे को सेल, सभी की कंसेंट लेके दिया जा सकता है। अदरवाइज कुछ एग्रीमेंट में नहीं है तो सभी पार्टनर है वो बिजनेस में डे टू डे रूटीन बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। वो आपको सेक्शन 12A में बताया था। उसके बाद सेक्शन है 12B, राइट टू बी कंसल्टेड। कोई भी डिसीजन लेना है, आपका होटल का बिजनेस है, आपको पंजाबी डिश का प्राइस डिटरमाइन करना है तो सभी को पूछ के मेजोरिटी से डिसाइड करना है। फंडामेंटल डिसीजन लेना है, वाटर पार्क स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको सभी की कंसेंट लेना है। वोट आपको दिया हुआ है 12C में। 12B है वो तो ड्यूटीज में आएगा, डिलीजेंटली में आएगा। पहला है टू टेक पार्ट 12A, कंसल्टेड है 12B, एंड बाद में है एक्सेस, कॉपी, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, वाउचर्स, एविडेंस, वो आपको दिया हुआ है 12D। और उसके बाद आएगा 12E। यहाँ पे B मिसिंग है, वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे B नहीं दिया है। A है वो टेक पार्ट इन बिजनेस है, B है कंसल्ट, C है वो कंसल्टेड है, D है वो एक्सेस है। उसके बाद E आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेड है वो उसके एजेंट। कोई भी आपके बुक्स है वो एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, वाउचर्स की ले सकते हैं। यहाँ पे आया 12A, C, D, E। उसके बाद 13A लास्ट में रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, 13B पहले दे दिया है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करते हो तो ही आप पार्टनर है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। बाद में 13CD कंबाइन दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रॉफिट है तो ही देना है, डीड में बोला है तो ही देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में बोला है नहीं बोला है, लेकिन 6% ऑलवेज मिनिमम आपको लोन का इंटरेस्ट देना है। 13B है प्रॉफिट, C है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, D है इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद 13E है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके अपने डिसीजन जैसे लेते हो वैसे फर्म के बिहाफ आपने डिसीजन लिया हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंस हुआ है तो आप फर्म से ले सकते हो। ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इमरजेंसी है, दोनों सिचुएशन में आपने जो एक्सपेंस किया है वो फर्म से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 13B, C, D एंड E। उसके बाद जनरल राइट्स है, आपको राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर एडमिशन। कोई भी नया पार्टनर आप लेके आते हो उससे पहले आपको अदर सभी पार्टनर को पूछना पड़ता है, कंसल्ट लेना पड़ता है। राइट टू रिटायर, कभी भी आपको लग रहा है कि हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो नोटिस देके आप रिटायर्ड हो सकते हैं। राइट टू एक्सक्लूजन हम आगे देखेंगे, नॉट टू बी एक्सपेल्ड, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड आगे देखेंगे। डीड में बोला है, मेजॉरिटी बोल रहे हैं तो गुड फेथ में निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट टू बी एक्सपेल्ड। उसके बाद 13A है राइट टू रेम्यूनरेशन, और लास्ट में आपको डिसोल्यूशन। नोटिस देके आप कभी भी फॉर्म का डिसोल्यूशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पे राइट को समराइज करेंगे तो टेक पार्ट इन द बिजनेस, टू बी कंसल्टेड, एक्सेस द बुक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेड, एजेंट, एक्सेस द बुक, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट टू आइडेंटिफाई, एडमिशन के टाइम कंसल्टेड, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन, रेम्यूनरेशन एंड डिसोल्यूशन। राइट्स के बाद ड्यूटीज है। ड्यूटीज में आपको फर्स्ट फोर है वो जनरल ड्यूटीज दिया है। राइट टू आपको ड्यूटीज है, ड्यूटीज के अंदर आपको जो काम करना है गुड फेथ में करना है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन छुपा के हमें अपना प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, हमें कुछ भी कंसील नहीं करना है, मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं है, वो आपका राइट ड्यूटी टू एक्ट गुड फेथ। सेकंड है ड्यूटी टू एक्ट कॉमन ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस, पर्सनल प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, सभी का साथ में मिला के प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए आपको काम करना है। गुड फेथ है, कॉमन एडवांटेजेस है, रेंडर्स अकाउंट, आपके पास जो बुक्स है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको दूसरे पार्टनर को दिखाना है, बताना है। फर्स्ट था गुड फेथ था, सेकंड कॉमन एडवांटेजेस था, थर्ड था रेंडर्स अकाउंट, फोर्थ गिव ऑल इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सभी पार्टनर को सामने से आपको शेयर करके फर्म के फायदे के लिए यूज करना है। ये पहले चार सिर्फ जनरल ड्यूटीज आपको दे दिया था। अभी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन में आपको सबसे पहले सेक्शन 10 बताते हैं। आपका ड्यूटीज क्या है,
आपके फ्रॉड की वजह से कुछ भी फर्म को नुकसानी होती है तो आपको भरपाई करना पड़ता है, वो इस पर सेक्शन 10 करके यहाँ बोला है आपको। बाद में जो आगे 12 भी बाकी था ना राइट्स में, वो यहाँ पे लिया हुआ है। आपको कोई भी काम करना है तो डिलीजेंटली करना है, वो आपको कोई भी काम में निग्लिजेंसी नहीं करना है। अपना स्किल है वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए यूज करना है, वो आपको 12B में बताया है। उसके बाद सेक्शन 16 दिया हुआ है कि पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर अर्न नहीं कर सकते। फॉर्म का ट्रांजेक्शन, फॉर्म का कनेक्शन, फॉर्म का नाम, फॉर्म का असेट, ये यूज करके आप पर्सनल प्रॉफिट नहीं कर सकते। दो एग्जाम्पल भी दिया है। आप पार्टनर हो, शुगर किंग का प्राइस कम है वो आप लेकर रख देते हो और फॉर्म को बताए बिना अपने परचेज किया हुआ शुगर किंग वो आप फॉर्म को बेचते हो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते, फॉर्म को दे देना है। सेकंड, चिटागोंग में आप सोल्ड के सर्टेन ट्रांजेक्शन स्टॉक ऑफ करके प्रॉफिट अर्न करते हो, वो भी आप नहीं कर सकते हो, फर्म को आपको प्रॉफिट दे देना है। पहले 4 जनरल राइट्स थे, उसके बाद आपको सेक्शन 10 में फ्रॉड बोला था, 16 में डिलीजेंटली बोला था, एंड यहाँ पे आपको डिलीजेंटली 12B। 10 है वो फ्रॉड है, 12B डिलीजेंटली है, 16 है वो पर्सनल प्रॉफिट है, उसके बाद 15 है आप फॉर्म की प्रॉपर्टी फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई पर्पस के लिए नहीं, ये आपका ड्यूटी है और आपको अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करना है, वो लास्ट ड्यूटीज है, वो जनरल ड्यूटी है। यहाँ पे सेक्शन आपको याद रखना है 10, 16 एंड 15। उसके बाद ड्यूटीज के बाद सेक्शन 11 है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर कैन बी डिटरमाइंड बाय द डीड, इफ डीड इज साइलेंट देन ओनली पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद सेक्शन 17 है। 17 में आपको ऐसा बोला हुआ है फॉर्म में चेंज होने की वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या चेंज होगा, तो सभी में सिमिलर वर्डिंग्स है, एज लाइक अर्लियर, सिमिलर राइट्स एंड ड्यूटीज विल बी कंटिन्यू। यहाँ पे आपको फर्स्ट केस दिया है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, कोई पार्टनर एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा, तो राइट्स एंड ड्यूटीज जो पहले से वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। आपने फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनवाई थी, भी कंटिन्यू रख रहे हो, तो भी आपका राइट्स और ड्यूटीज पहले से वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। आपने कोई काम कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, वो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, काम खत्म होते भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपके राइट्स ड्यूटीज पहले जैसे ही रहेंगे। यहाँ पे 11 के बाद चेंज में 17 था, अभी आपको 14 प्रॉपर्टी दिया है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो कंपनी की तरह सेपरेट अलग प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है, इसीलिए पार्टनर की प्रॉपर्टी वो पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन एसेट्स, कॉमन स्टॉक, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। आप सिर्फ कोई भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के लिए यूज करते हो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। इंटेंशन बिहाइंड इज कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेवेंट, कॉन्ट्रैक्ट कुछ है या नहीं वो भी आपको देखना है। इसीलिए पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले पार्टनर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप अपने आप परचेज करती है। थर्ड, अदर मोड से अमालगमेशन मर्जर, किसी भी मोड में असेट के सामने कोई एसेट एक्वायर किया हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, परचेस है, एक्वायर्ड बाय अदर मोड है, एंड गुडविल है। गुडविल है वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। गुडविल यानी रेपुटेशन ऑफ द फर्म, गुडविल की वजह से ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट यू कैन अर्न। गुडविल आप अदर असेट के साथ में भी बेच सकते हो और गुडविल आप सेपरेटली भी बेच सकते हो। यहाँ पे बाद में 18 सेक्शन दिया है ऑथोरिटी। आपको मालूम है आपने म्यूचुअल एजेंसी डेफिनेशन में सेक्शन 4 में भी पढ़ा था, पार्टनरशिप और कुछ नहीं है, कैरिड बाय द बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है। इसीलिए एक के काम के लिए दूसरा लायबल रहेगा, दूसरे के काम के लिए पहला लायबल रहेगा। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी की वजह से हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट है, दूसरा पार्टनर है उसका प्रिंसिपल है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन द अथॉरिटी, कुछ भी काम उसने किया है तो उसके लिए फर्म लायबल है, तो आपको सेक्शन 18 में बताया है। बाद में सेक्शन 19 टू 22 में आपको चार्ट दे दिया है एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी में आपने एग्रीमेंट में, डीड में, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली जो आपको पावर दिया जाता है वो आपके एक्सप्रेस अथॉरिटी है जिसके लिए फर्म लायबल होती है। उसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में आपको इम्प्लीकेशन बाय लॉ, बाय कंडक्ट, वर्ड्स की यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये तो पावर आपके पास है ही। मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ कि आपको नया मोबाइल लेना होता है तो पापा को पूछना पड़ता है, एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए।
आपको एक कॉक खाना है ब्रेक में, तो उसके लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो आप कर सकते हो। इम्प्लाइड अथॉरिटी कैसे डिसाइड होती है? इम्प्लीकेशन बाय लॉ है, कंडक्ट है, सर्कमस्टेंसेस है। तो उसके 5 पॉइंट दिए हैं। यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप जो काम करते हैं, आपके स्कोप के अंदर रहकर क्या काम करते हैं, फॉर्म के नाम से काम करते हो, फॉर्म को बाइंड करने के इंटेंशन से आप काम करते हो, और एज ए पार्टनर कैपेसिटी आप काम करते हो, इसी सभी सिचुएशन में आप इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर होगा। उसके बाद कॉमर्शियल एंटरप्राइज का एग्जांपल दिया हुआ है। कोई भी कॉमर्शियल एंटरप्राइज है, वो बाय सेल और लोन लेने के लिए सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक, ऐसा कोई भी काम करेगा तो उसके लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी है, सीसीओडी यूज कर सकता है स्टॉक गिरव रख के। सेकंड, नॉर्मल एक्सपेंसेस कर सकता है। एंड थर्ड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइट, ड्रॉ, इंडोर्स, एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेक्सटाइल बिजनेस में होलसेल परचेस करना, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। वो आप होलसेल का बिजनेस करते हो, मेंटेनिंग ऑफ द होल्स का, तो उसमें हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको दिया है, उसमें कहीं पे भी सेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन दे दिया है, कौन सी चीज इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगी, यानी एक्सेप्शंस ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी, लिमिटेशंस ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी। उसका मतलब नीचे दी गई चीज के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। सबसे पहले आपको सबमिट ए डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। आपके पार्टनर के बीच का कोई और बाहर के वाले के बीच का कोई भी डिस्प्यूट है, तो कौन से लेवल पे, कौन सी अथॉरिटी में, आर्बिट्रेशन में कहां पे आपको सबमिट करना है? तो पहली चीज है, आपका डिस्प्यूट आप आर्बिट्रेशन को सबमिट करना चाहते हो, दूसरे पार्टनर को पूछना पड़ता है। सबमिट ए डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, दैट इज द फर्स्ट। ओपन ए बैंक अकाउंट विद ओन नेम, फर्म के बिहाफ अपने नाम से आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो। थर्ड है कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश द सूट, आप कम करके भी सेटल करना चाहते हो, पूछे बिना नहीं कर सकते। विड्रॉ द सूट, वापिस खींच रहे हो। एडमिट द लायबिलिटी, दूसरे का सूट आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अदर फर्म में पार्टनर बनना चाहते हो। ये सब चीज में आपको पूछना पड़ेगा। आप पूछने के बाद ही, सभी पार्टनर का कंसेंट लेने के बाद ही ये सब काम कर सकते हो, इसीलिए लिमिटेशन ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा। उसके बाद दो सेक्शन दिया है, 20 एंड 21, अल्टरेशन ऑफ द अथॉरिटी दिया है। आपको जो अथॉरिटी दिया है उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। आपको एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन करने के लिए सभी पार्टनर का परमिशन, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। कोई भी आपकी अथॉरिटी है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो वो अप्लाई कब होगा? जब थर्ड पार्टी नो सच रिस्ट्रिक्शन, और थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट यू एज द पार्टनर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स वाई पार्टनर से, एक्स का पावर बोरिंग का 1000 तक था, लेकिन जेड ने उसको 10,000 दे दिया। जेड को मालूम था रिस्ट्रिक्शन, तो एक्स पर्सनली लायबल। जेड को मालूम ही नहीं था कि एक्स पार्टनर है, तो भी एक्स पर्सनली लायबल। इसीलिए पहली चीज है अथॉरिटी, यानी कि पैसा देने वाले जेड को मालूम है रिस्ट्रिक्शन, तो फॉर्म लायबल नहीं। एक्स पार्टनर ही है, वही जेड को मालूम नहीं है, तो भी फॉर्म लायबल नहीं, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी देख के ही जेड ने मनी दिया हुआ है। अल्टरेशन सेक्शन 20 है, उसके बाद इमरजेंसी 21 है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके ऑन केस की तरह सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, बल्क क्वांटिटी, सब जो सिमिलर सिचुएशन है वैसे आपने डिसीजन लिया हुआ है, प्रोटेक्ट टू द फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म लायबल है। सेक्शन 21 है इमरजेंसी। बाद में 23 है, पार्टनर ने कुछ भी अपना रिप्रेजेंट किया है, एडमिट किया है, इंफॉर्मेशन दिया है, उसके लिए फॉर्म लायबल है। यामा वाला एग्जांपल है, पेपर लेने आया था तो यामा का मांगा था, हमने हीरो वाला दे दिया, उसको लॉस हुआ, फॉर्म लायबल है। 23 के बाद 24 है, कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नोटिस है, हमने एक्टिव पार्टनर को दे दिया, उसका मतलब हमने फॉर्म को दे दिया, लेकिन ये एक्टिव पार्टनर फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक्टिव पार्टनर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो नोटिस टू एक्टिव पार्टनर नॉट ट्रीटेड एज ए नोटिस टू द फर्म। एक्टिव पार्टनर फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है तो एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया, उसका मतलब हमने फर्म को नोटिस दे दिया है। ये हमारा था सेक्शन 24। बाद में 25, 26, 27 सेक्शन है, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है थर्ड पार्टी के लिए फर्म और पार्टनर कौन लायबल रहेगा, लायबिलिटी ऑफ द फर्म और पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। उसमें आपको 25 दिया हुआ है कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी।
जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है उसके लिए तो आपको जो बोला था वही काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहकर ही काम कर रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, तो उसके लिए तो फर्म लायबल होगी। 26 में रॉन्गफुल एक्ट है, अथॉरिटी में जो काम किया था वो आप रॉन्गफुली कर रहे हो तो भी फर्म लायबल होगी। अथॉरिटी में काम नहीं था लेकिन फर्म ने रेटिफाई कर दिया है तो फर्म लायबल है। अथॉरिटी में भी नहीं है और रेटिफाई भी नहीं किया है तो फर्म लायबल नहीं है, पार्टनर पर्सनली लायबल है। बाद में मिस एप्लीकेशन का कंसेप्ट है। आप मनी और प्रॉपर्टी अपने डेटर्स के पास से लेके आए और फर्म में डिपॉजिट नहीं करवाया तो वेदर फर्म फिर से आपके डेटर के पास मनी मांग पाएगा। मिस एप्लीकेशन फर्म दो सिचुएशन है, जो पार्टनर आज पैसा मांगने गया था उसकी अथॉरिटी में है, यानी फर्स्ट सिचुएशन विद इन द अपेरेंट अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी में आपने काम किया है। दूसरी सिचुएशन आप फर्म की कस्टडी में लेके आए थे, उसको पहुंच बना के दे दिया, फर्म की कस्टडी में लेके आए, तो दोनों सिचुएशन में अपेरेंट अथॉरिटी है और फर्म की कस्टडी में है तो फर्म लायबल होगी। फर्म उसी डेटर से फिर से मांग नहीं पाएगी, जो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है उस पर स्यू कर सकती है। पार्टनर ने अपेरेंट अथॉरिटी में फंड लेके आया है, पार्टनर फर्म की कस्टडी में लेके आया है, बाद में चुरा के गया है, तो उसके लिए फर्म लायबल है, डेटर से मनी नहीं मांगेगी, जो फ्रॉड करने वाला पार्टनर है उस पर स्यू करेगी। 25, 26, 27 के बाद 29 है ट्रांसफर, तो उसमें ऐसा बोलेंगे भाई पार्टनरशिप का शेयर है वो आपका प्रॉपर्टी है, आपका है वो आप कम मान सकते हो, आप चाहो तो बेच पाओ, तभी तो आपका है। आपका है तो दूसरे को पूछने की जरूरत क्या है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है। Although sale of profit property in partnership your asset, but there is a mutual confidence involved with the other partners. Without consent of other partner, you cannot enter a new partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर सभी के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो दूसरे पार्टनर को पूछे बिना दे नहीं सकते हो, इसलिए बीच का रास्ता निकाला ट्रांसफरिंग। कोई बात नहीं है, पूछे बिना दे दो, लेकिन ट्रांसफर के राइट्स पे लिमिटेशन आ जाएगा। ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस ट्रांसफरिंग टेक पार्ट इन द बिजनेस नहीं कर पाएगा, एक्सेस कॉपी इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं कर पाएगा। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो पॉकेट में डाल के चलता, उसके पास चैलेंज करने का राइट नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी ले सकता है और उसके लिए जब से डिसोल्यूशन हुआ उसके बाद के शेयर के अकाउंट मांग सकता है। 29 के बाद सेक्शन 30 है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से रद्द अमल में नहीं ला सकते हैं, तो वह माइनर का स्टेटस पार्टनरशिप में क्या है। ड्यूरिंग द माइनॉरिटी उसके राइट्स ये क्या है, तो राइट्स ये है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी ले सकता है, एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एविडेंस कर सकता है। फर्म नहीं दे रही है तो उस पे स्यू करना है तो रिलेशन सीवर करने के बाद स्यू कर सकता है। माइनर मेजर होने के बाद 6 मंथ के अंदर उसे डिसाइड करना है कि उसका पार्टनर रहना या नहीं, वो माइनॉरिटी के टाइम उसके राइट्स है। बाद में माइनॉरिटी के टाइम पे उसकी ड्यूटीज क्या है, भाई माइनर पर्सन लायबल नहीं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल है, माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है, फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है तभी भी माइनर का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म है ना वही लायबल होगा, माइनर पर्सनली लायबल होगा नहीं। आफ्टर बीइंग ए मेजर होने के बाद राइट इन ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी लाइक सिमिलर पहले जैसे, लेकिन 3 सिचुएशन है, हाँ बोलता है तो पहले से लायबल, ना बोलता है तो पब्लिक नोटिस तक लायबल, आंसर नहीं देता हो तो 6 मंथ खत्म होते ही लायबल। 6 मंथ कब से काउंट करने हैं, जब वो मेजर हुआ और उसको जब मालूम पड़ा, विच एवर इज लेटर, उसके बाद को आपको 6 मंथ काउंट करने हैं। ये बात हुई सेक्शन 30 माइनर। नाउ सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। सभी का कंसेंट लेके एग्रीमेंट से आप नया पार्टनर ऐड कर सकते हो। नया पार्टनर आएगा, पुराने काम के लिए लायबल नहीं है, जब आया है तब से वो लायबल है। पुराने काम के लिए लायबल थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टेक्ट करके बनाया है तो भी अगेंस्ट अदर पार्टनर इज लायबल,
नॉट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ तो वो स्ट्रेंजर हो गया। पार्टनर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, आज मैं एडमिशन नया पार्टनर बना हूं, कल के लिए कोई भी लायबिलिटी अराइज हुई है तो मैं आउटसाइडर के लिए नहीं, एग्रीमेंट किया है तो अदर पार्टनर के लिए लायबल, लेकिन एग्रीमेंट नहीं किया है तो पहले के काम के लिए लायबल नहीं हूं, आज के जो काम है उसके बाद के काम के लिए लायबल हूं। रिटायरमेंट 32, रिटायरमेंट में भी आप नोटिस देके कभी भी रिटायर्ड हो सकते हो। रिटायरमेंट होने के बाद के काम के लिए लायबल नहीं, पहले के काम के लिए लायबल, लेकिन एग्रीमेंट किया है, थर्ड पार्टी एग्री है तो पहले के लिए भी लायबल नहीं, ऐसा हो सकता है। एक्सपल्सन 33, एक्सपल्सन डीड में एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो मेजॉरिटी एग्री होते हैं तो गुड फेथ में निकाल सकते हैं। गुड फेथ का मतलब फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को नोटिस देके, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, उसको बोलने का राइट देके, उसको सुनने के बाद उसको निकाल सकते हैं। स्पाउस वाला एग्जांपल है, एबीसी है, एबी दोनों के स्पाउस है, वो क्लब में फाइटिंग करते हैं, और ए है वो सी के साथ मिलके बी को निकालता है। यहाँ पर्सनल इश्यू है, बी को निकाल नहीं सकते, निकाला है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद 36, 37 राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसके राइट्स क्या है, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन पुरानी फर्म को कस्टमर को सोलिसिट नहीं, रिप्रेजेंट नहीं, और पुरानी फर्म का नाम नहीं यूज कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट में है तो उसके अलावा एग्रीमेंट फॉलो करना है, नहीं है तो ये फॉलो करना है। 36 के बाद 37 में आज कोई पार्टनर रिटायर्ड हुआ, उसके अकाउंट इमीडिएट सेटल नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑप्शन दिया जाता है, उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 6% और शेयर ऑफ प्रॉफिट whichever is higher option will be given to retiring partner। 37 के बाद अगेन 34 इंसॉल्वेंसी, जब से कोर्ट में डिक्लेयर होता है ना एडजुडिकेटेड इन द कोर्ट एज इंसॉल्वेंट, उसी दिन से cease to be a partner। Afterward he is not liable for the firm is not liable for him। Insolvency। Now 35 डेथ ऑफ पार्टनर में सिमिलर रूल, जब से डेथ हुआ तब से नहीं लायबल, उसके बाद उसके लिए फॉर्म नहीं, फॉर्म के लिए ये नहीं, कुछ डीड में नहीं बोला है तो डेथ एंड इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन हो जाता है, डीड में बोला है कि बाद में 2 पार्टनर बचेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 38। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 38 में आपने ऐसा बोला था कि एक्स को फॉर्म टू फ्रॉम और बाय, ऐसे वर्ड्स है, फॉर्म में किसी को गारंटी दिया है और किसी ने फॉर्म को गारंटी दिया है, लेकिन फॉर्म में कुछ एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आपने नया एग्रीमेंट नहीं किया तो पुरानी गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी। एबीसी 3 पार्टनर थे, किसी ने आउटसाइडर का गारंटी बैंक में दिया हुआ था, अभी ये रिटायर्ड हो गया, बीसी बचे तो गारंटी रिवोक हो गई है, आज के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक है, चेंज हुआ है तो बीसी को नया गारंटी देना है तो ही वैलिड रहेगा। वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, एबीसी की गारंटी है वो जेड ने दिया था, सी निकल गया तो जेड की गारंटी रिवोक, एबी के लिए देना है तो नई गारंटी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।